नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर धामी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। तो कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है आज 26 बिंदुओं पर मंथन भी किया गया है। तो शैलेश बगोली सचिव उत्तराखंड शासन, तो आज कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। तो कई अहम प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है। तो आज 26 बिंदुओं पर मंथन किया गया है। तो सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हो गई थी। तो आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक थी। तो 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी। तो कई प्रस्तावों को लेकर आज मोहर लग सकती है, इसको लेकर जानकारी मिली थी। तो आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, धामी सरकार की जो कैबिनेट बैठक थी वो अब खत्म हो गई है। तो कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। तो आज 26 बिंदुओं पर मंथन भी किया गया है। मत संख्या 4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का था। इसमें एक कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग नहीं मिल रहा था, तो उस कर्मचारी को भी 7वां वेतन आयोग दिए जाने के बारे में निर्णय किया गया। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये यूसर्क में एक कर्मचारी थे, उनके बारे में। इसके अलावा वन्य एवं वन्य जीव विभाग का इनके जो वार्षिक लेखा परीक्षाएं हैं, वार्षिक लेखा परीक्षाओं को माननीय विधानसभा में रखने का निर्णय हुआ। तो आज 26 बिंदुओं पर मंथन किया गया है। तो आज कैबिनेट बैठक थी, सुबह 11 बजे से बैठकों का दौर शुरू हो गया था। तो वहीं कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगने वाली थी। तो आज 26 बिंदुओं पर मंथन हुआ है। तो एक एक करके आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कौन से वो प्रस्ताव थे, कौन से वो बिंदु थे जिन पर आज मोहर लगी है। तो परिवहन विभाग का पहला मत सड़क सुरक्षा को लेकर था। तो कंपाउंडिंग फीस 30% की गई है। तो साथ ही दुर्घटना राहत निधि 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख तक कर दी गई है। तो आवास विभाग में लैंड यूज फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। तो साथ ही पेट्रोल पंप में भी कमर्शियल रेट लागू किए जाएंगे, इसको लेकर भी आज मोहर लगी है। इसको लेकर निर्णय लिया गया। उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। साथ ही बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50% राशि देगी राज्य सरकार। इसी के साथ ही शिक्षा विभाग में 60 दिन से ऊपर अनुपस्थित होने पर नियम में संशोधन किया गया है। तो आज 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। तो औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक सेवा नीति का संचार भी किया गया है। इसी के साथ ही उत्तराखंड की अपनी लॉजिस्टिक नीति भी लागू की गई है। तो कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास था वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। वित्त विभाग में व्यापारियों की दुर्घटना बीमा 5 से बढ़ोत्तर 10 कर दी गई है। तो शिक्षा हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो अभय, आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक थी, 11 बजे से बैठक शुरू हुई और अब कई प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो आज कैबिनेट बैठक हुई है, इसमें कई अहम प्रस्ताव यहां पर लिए गए हैं। इंडिया वाइस लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहा था कि आज की जो कैबिनेट बैठक है, उस कैबिनेट बैठक में राजस्व पुलिस को लेकर बड़ा निर्णय धामी सरकार यहां पर ले सकती है। वैसा ही निर्णय आज धामी सरकार के इस मंत्रिमंडल ने यहाँ पर लिया है, जिसमें सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जब जो राजस्व पुलिस का जो क्षेत्र होगा और कम यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। दूरस्थ जो क्षेत्र है या जो राजस्व क्षेत्र में अभी तक जो काउंट होते थे, जहाँ पर अब पर्यटन की ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ी है, जहाँ पर अपराध की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बढ़ने लगी है, ऐसे क्षेत्रों में अब रेगुलर पुलिस वहाँ पर काम करेगी। उसके लिए बाकायदा सीधे तौर पर स्थानों का चिन्हीकरण वहाँ पर कर लिया गया है। कुछ ऐसे गाँवों का भी चिन्हीकरण कर लिया गया है जो अभी तक राजस्व पुलिस में आते थे, लेकिन अब रेगुलर पुलिस
के तहत उन गाँवों को यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है। 6 नए पुलिस स्टेशन ऐसे स्थानों पर खोले जाएंगे, 20 नई पुलिस चौकियाँ यहाँ पर खोली जाएंगी और जो नए पद हैं पुलिस विभाग में वो नए पद यहाँ पर और क्रिएट किए जाएंगे ताकि समान रूप से यहाँ पर कार्य किया जा सके और जो न्याय व्यवस्था और मजबूत हो सके, जनता को पूरी तरह से सुरक्षा का एक दायरा बिल्कुल अबे, क्योंकि लोगों द्वारा लगातार ये मांग बढ़ उठाई सके। जा रही थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद ये मांग और ज्यादा तेज हो गई थी कि जो राजस्व जो पुलिस है वो उसकी समाप्ति कर दी जाए, उनकी व्यवस्था की समाप्ति कर दी जाए और सारी की सारी चीजें रेगुलर पुलिस को सौंप दी जाए। तो काफी बड़ा ये निर्णय लिया गया है आज। अबे चलो ये कह सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। जैसे कि कह सकते हैं कि रेगुलर पुलिस से ज़्यादा जो राजस्व का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर आता है। संसाधनों की कमी के चलते जो राजस्व पुलिस है वो न्याय व्यवस्था को मजबूत तरीके से यहाँ पर संचालित नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि स्थानों का चयन शुरू हो चुका है। पहले चरण में 6 नए पुलिस थाने यहाँ पर खोले जाएंगे, 20 पुलिस चौकियाँ यहाँ पर खोली जाएंगी और ये उन क्षेत्रों में होगा जहाँ पर आपराधिक घटनाओं की संभावना ज़्यादा रहती है या जहाँ पर पर्यटन गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा बढ़ी है और वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से राजस्व पुलिस और मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रही है। ऐसे स्थानों को पहले चरण में यहाँ पर शामिल कर लिया गया है और ये से एकमात्र शुरुआत कही जा सकती है कि प्रदेश भर में जो राजस्व पुलिस को समाप्त करने की बात जो यहाँ पर चल रही है उस दिशा में सरकार का पहला कदम कहा जा सकता है। आने वाले दिनों में और भी बड़े निर्णय यहाँ पर सरकार अबे आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्व क्षेत्र की बात की जा रही थी, तो कौन कौन से वो क्षेत्र है जो रेगुलर पुलिस को सौंप दिए गए हैं? देखिए अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा खुलासा तो नहीं किया गया है कि किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, लेकिन उदाहरण के तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो साथ ही हमें ये भी जानना चाहिए क्योंकि महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी सबकी निगाहें थी इस बैठक पर, तो महिलाओं के आरक्षण को लेकर क्या कुछ बात बन पाई है? बिल्कुल धामी सरकार के मंत्रिमंडल ने महिला जो आरक्षण जो बिल था उस विधेयक को मजबूती मिल सके, सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार लड़ाई लड़ रही है हाई कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ जो एसएलपी दाखिल की गई है, अबे आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट रखी जाएगी सदन के पटल पर। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट अब सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो कैबिनेट ने रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी है। तो केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभावितों को लाभ दिलाया जाएगा। इसके अंतर्गत तो मास्टर प्लान के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी, तो पुनर्निर्माण भी उसी के तहत होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हुआ है। तो अभय कैंतुरा हमारे से जुड़े हुए हैं इस पर। तो अभय, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी रखी जाएगी सदन के पटल पर। जी बिल्कुल, अगला जो विधानसभा का जो सत्र आहूत होगा उस सत्र के दौरान उत्तराखंड मानवाधिकार की जो रिपोर्ट है, जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, उस रिपोर्ट को आज कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। जैसे ही सत्र आहूत होगा तो सत्र के दूसरे या तीसरे दिन में मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी और उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर उत्तराखंड का जो मानवाधिकार का जो ग्राफ है उस ग्राफ को बताने का काम किया जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, कितना हितों की रक्षा जो सामाजिक हितों की जो रक्षा वो किस प्रकार से यहाँ पर सरकार के द्वारा की जा रही है, किन क्षेत्रों में कमियाँ हैं जिसे दूर करने का प्रयास सरकार को किया जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में यहाँ पर व्याख्यात होंगी और सरकार की तरफ से उस रिपोर्ट को यहाँ पर अपनी मंजूरी दे दी गई। अब इंतजार होगा कि जो सत्र शुरुआत की जो कार्रवाई होगी वो कब की होगी, उसके लिए कब तिथियां घोषित की जाएंगी, उन सब चीजों का इंतजार यहाँ पर रहेगा। लेकिन अबे मैं चाहूंगी, जिस तरह से अभी बताया गया केदारनाथ में जो मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत आने वाले प्रभावितों को ये लाभ मिलेगा, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि क्या वो मास्टर प्लान है और कौन कौन से प्रभावित लोग होंगे जिनको लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल, केदारनाथ में 2013 की जो आपदा आई थी उस आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण के काम चल रहे थे उसमें पहले चरण का जो काम था वो काम यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। दूसरे चरण के तहत अभी जो काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, कह सकते हैं कि हजारों करोड़ों के काम है और ऐसे में उस केदारनाथ धाम को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी वहाँ पर चल रही है। तो उस दिव्य भव्य को सीधे तौर पर इस रूप में समझा जा सकता है कि जो मास्टर प्लान के तहत जो काम होना है, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही धामों में मास्टर प्लान के तहत जो विकास के जो काम होने हैं वो अब उसी मास्टर प्लान के
तहत होंगे। तो ऐसे में केदारनाथ धाम के भीतर जो पुनर्निर्माण के जो काम होने वो मास्टर प्लान के तहत होंगे और उसमें जिन मकानों का ध्वस्तीकरण वहां पर होना है, यानी जो नियम विरुद्ध अभी तक बने हुए, यानी जो मास्टर प्लान की श्रेणी में नियम विरुद्ध कहे जा सकते हैं, जिनकी ऊंचाई या चौड़ाई जिस प्रकार से वहां पर अवैध कही जा सकती है, उनको ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई होगी वो इस मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर की जाएगी। जो प्रभावित जो लोग हैं उन्हें मास्टर प्लान के तहत ही जो पुनर्निर्माण के जो काम होंगे वो वहां पर किए जाएंगे। प्रभावितों को लाभ मिल सके, उनके जो हित हैं उन हितों की रक्षा हो सके, उसका पूरा ख्याल यहाँ पर सरकार की तरफ से रखा जाएगा। कोशिश यही है कि 2023 तक पुनर्निर्माण के जो काम है वो तय समय पर पूरे यहाँ पर किए जा सके, ताकि जो आने वाले समय में जो चारधाम यात्रा के जो श्रद्धालु हैं जो उत्तराखंड आना चाहते हैं उन्हें बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही जगहों पर दिव्य धामों की स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल सके, उनके जो दर्शन है वो दिव्य यहाँ पर हो सके, भक्तिमय माहौल पूरे प्रदेश में यहाँ पर बना रहे। और ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस का ये मामला है। तो राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस का ये पूरा मामला है। तो पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकियां बनाई जाएगी। तो कैबिनेट बैठक में इसको भी मंजूरी दी गई है। तो पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकियां बनाई जाएगी। जहां पर्यटन ज्यादा का बढ़ावा होगा ज्यादा, तो वो क्षेत्र रेगुलर पुलिस के अंडर आएगा। अब तो बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय आज कैबिनेट बैठक में लिया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे से जुड़े हुए हैं। तो अभय, क्योंकि राजस्व पुलिस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, रेगुलर पुलिस को काफी क्षेत्र सौंपे जाएंगे। तो अब पहले चरण में 6 पुलिस चौकी बनाने की भी बात की है, यानी कि पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन भी नए बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही कई क्षेत्र जो है वो रेगुलर पुलिस को सौंप दिए गए हैं। अभय जी बिल्कुल, इससे ये कह सकते हैं कि राजस्व पुलिस के जो समाप्ति की जो शुरुआत है वो उस क्षेत्र से होगी, यानी भोजपुर का जो क्षेत्र है जहां पर अंकिता हत्याकांड घटित हुआ था, यानी ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच का जो क्षेत्र है जो राजस्व पुलिस के अंतर्गत आता था, जहां पर रिसोर्ट में अवैध रिसोर्ट वहां पर बनाया गया था और अंकिता भंडारी हत्याकांड वहां पर हुआ था, उस क्षेत्र को अब रेगुलर पुलिस के तहत देने का काम वहां पर किया जा रहा है। शुरुआत इसी स्थान से यहाँ पर हो रही है। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जिन स्थानों का चयन हुआ है उन स्थानों में कह सकते हैं कि जहाँ पर पर्यटन वाली जो गतिविधियां हैं, यानी लोगों के जाने की जो आवाजाही है वो जो जहां पर सबसे ज्यादा बढ़ी है, जहां पर अपराध होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, तो जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, उन जगहों को पहले रेगुलर पुलिस में देने का काम वहां पर किया जाएगा। और उसके लिए बाकायदा पहले चरण के तहत 6 नए पुलिस स्टेशन वहां पर खोले जाएंगे। 20 जो चौकियां हैं, पुलिस चौकियां हैं जो दूर क्षेत्रों में खोली जाएंगी वो वहां पर खोली जाएंगी। पुलिस के जो नए पद क्रिएट किए गए हैं वहाँ पर उनको नवीन तैनाती वहाँ पर दी जाएगी, ताकि जो कानून व्यवस्था मजबूत हो सके, अपराधियों के मन में खौफ जा सके और उत्तराखंड में जो शांति प्रिय उत्तराखंड कहा जाता है उसकी स्थापना यहाँ पर हो सके। अबे मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, देहरादून से ही बड़ी खबर है। तो महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम के अधिकृत किया गया है ये फैसला। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं, देहरादून में महिला आरक्षण पर, क्योंकि आज इसी पर ज्यादा नजर टिकी हुई थी सबकी, क्योंकि बैठक में महिला आरक्षण को लेकर क्या कुछ जो है मुहर लगेगी, क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से आरक्षण पर 30% जो सरकारी नौकरी पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता था उस पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद कहा जा रहा था कि कैबिनेट बैठक में आज इस अध्यादेश को लाया जा सकता है, इसको मंजूरी मिल सकती है। तो बड़ा फैसला ये कैबिनेट बैठक में भी लिया जा रहा था। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभय, महिला आरक्षण की हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरह से अध्यादेश लाने की अध्यादेश की हम लोग बात कर रहे थे, तो आज उसको लेकर भी जो है सीएम को अधिकृत कर दिया गया है। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस पर अंतिम निर्णय लेंगे, यानी अध्यादेश को लेकर किस प्रकार सरकार आगे काम करेगी, कौन सा ऐसा पहलू होगा जो इस अध्यादेश पर और ऐड यहाँ पर करने जाएगा, यानी जो पूर्व में जो कानून बना था, जो विधेयक बनाया गया था, उसमें कौन सा ऐसा अब पहलू है जिसकी कमी की वजह से हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, उसको किस प्रकार से मजबूत तरीके से रखा जाएगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री को यहाँ पर अधिकृत किया गया है। और यह सबसे बड़ी चीज़ इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की तरफ से इस अध्यादेश को
सदन के पटल में रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में सरकार लड़ रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिस पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, और राज्य में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो महिलाएं थी, जो राज्य की जो नौकरियां थी, उन्हें जो 30% आरक्षण उन नौकरियों में मिलता था, उस पर जो हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, उसे मजबूत तरीके से और पैरवी करने की जरूरत यहाँ पर सरकार महसूस कर रही थी। सरकार ने कहा था कि इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा, और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दाखिल की गई थी, याचिका दाखिल की गई सरकार की तरफ से, जो हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में है। और दूसरा काम, इस बिल को और मजबूती मिल सके उसके लिए सरकार अध्यादेश लाकर इसे और सुरक्षा कवच यहाँ पर देना चाहती है, ताकि मजबूत तरीके से इस बिल की पैरवी यहाँ पर हो सके और उत्तराखंड राज्य में जो महिलाओं का जो हक है वो हक बना रह सके, उनकी जो स्थिति है वो मजबूत हो सके, और उत्तराखंड में जो महिलाओं को लेकर जो सरकार दावे करती है वो दावे फलीभूत साबित यहाँ पर हो सके, यानी वो दावे सच साबित हो सके। तो सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इस बाबत अपना अंतिम निर्णय यहाँ पर लेंगे, और अध्यादेश को सदन के पटल पर रखने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा, और एक बड़ा मैसेज देने का काम किया जाएगा कि उत्तराखंड राज्य जो महिलाओं की अबे सुरक्षा बहुत की बहुत बात शुक्रिया करता है, आपका इन उनके तमाम विकास की बात जानकारी के लिए। तो महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत कर दिया गया है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो बोलने के मामले में हमेशा से ही विवादों में रहने वाले काला ढूंगी के विधायक बंसीधर भगत एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर विवादित बोल गए हैं। तो उन्होंने बंसीधर भगत के इस विवादित बोल के बाद वहां भारी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का रह गईं। तो यहां तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर भी गंभीर बोल गए हैं वो। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान काला ढूंगी विधायक बंसीधर भगत हल्द्वानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी, जिस दौरान उन्होंने एक बड़ा और विवादित बयान दे डाला। बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोजी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वैसे किया, भगवान ने तक आपका पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो, और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे हैं। बाद में कि तो विधायक बंसीधर भगत को आप सुन रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उन्होंने विवादित बोल बोले हैं। चलिए आपको भी सुनाते हैं वो विवादित बोल। हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे, बहुत से विधायक मेरे संपर्क में हैं। अरे बुढ़िया, उससे क्यों संपर्क करेंगे? इससे संपर्क करेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे, बहुत से विधायक मेरे संपर्क में हैं। अरे बुढ़िया, उससे क्यों संपर्क करेंगे? तो बंसीधर भगत को आप सुन रहे थे। तो विवादित बोल बोले गए हैं। तो भारी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं थी जब, तो उस दौरान उन्होंने विवादित बोल बोले हैं। तो देवी देवताओं का उन्होंने मजाक उड़ाया है। तो विवादित बोल तो विधायक के विवादित बोल हमने आपको सुनाए हैं। तो
बंसीधर भगत जो पहले भी अक्सर अपने विवादित बोल के कारण जो है अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं, काफी ट्रोल होते हैं, तो इस बार भी उन्होंने जो है कार्यक्रम के दौरान जो है विवादित बोले हैं। सीधे ले चलते हैं आपको देहरादून में, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। वहीं हमको प्रकृति प्रदत्त हमको बहुत सारी चीजें हैं, सरकार इसको देने के लिए तैयार है, लेकिन समस्या क्या है कि अभी हम लोग कुछ ही मैदानी क्षेत्र में 2-3 जिलों में ही हम सीमित हो गए हैं। हम अगर थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग आइए, हमारे माननीय मंत्री जी के साथ बैठक करिए और एक बैठक में कि भाई आपकी इंडस्ट्री अगर कहीं आपने अन्य स्थानों पर भी लगानी है, क्योंकि राज्य में क्या हो गया है कि हमारे यहाँ जो भी जितना विकास है उसमें जो पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर संसाधन भी हैं, वहाँ पर तमाम चीजें हमको मिल सकती हैं, हमको जो रॉ मटेरियल है वो भी मिल सकता है जिसको हम कहते हैं, लेकिन अभी वहाँ जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। कई बार हम जिलों का निकालते हैं, जैसे मैं कल रुद्रप्रयाग गया था 3 दिन पहले, तो रुद्रप्रयाग में हमने टोटल उत्तराखंड की जीएसटीपी में वहाँ का प्रतिशत पूछा तो मात्र 2% है, चमोली का भी इतना ही है और चंपावत का भी इतना ही है, बागेश्वर का भी इतना ही है, पिथौरागढ़ का भी इतना ही है, उत्तरकाशी भी इतने में ही है, तो बहुत असंतुलन है। इस दिशा में हम सबको सोचना चाहिए और मैं आज के इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ईट राइट इंडिया कैंपेन की ओर भी आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस अभियान से जहाँ अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियों से बचाने हेतु खाद्य पदार्थ और स्वस्थ आहार के महत्व से भी अवगत कराया जाता है। आज असुरक्षित खाना खाने से, इनकी आदतों के कारण से बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के लोगों की जो है मौत हो रही है और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 5 लाख के लगभग आंकड़ा है और हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हम हर हाल में इस स्थिति को सुधारेंगे। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप सब लोग, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत मौका दे रखा है, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर और आप उद्यम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़िए, क्योंकि क्या है कि कई बार अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो वो जो हमारे जानवर होते हैं वो भी सब काम कर देते हैं। हम सब लोगों को थोड़ा आगे आकर, जैसा अभी टीबी के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, विभिन्न अवसरों पर। अभी जहाँ कोरोना आया था तो उस समय में आप सब लोगों ने आगे आकर दवाइयों का वितरण किया था, किसी ने मास्क बांटे थे, किसी ने सैनिटाइजर बांटे थे, किसी ने ऑक्सीमीटर बांटे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे थे, कंसंट्रेटर बांटे थे, पीपीपी किट बांटे थे, बहुत सारी दवाइयाँ बांटी थी। वहीं अगर हम अन्य क्षेत्रों में भी आकर अगर लोगों के जीवन को ऊंचाने का काम करेंगे, उठाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्यों डॉक्टर, कोई शक है? अगला जीवन भी, आने वाले हर जीवन में आपको सफलता का मार्ग भगवान दिखाएंगे और आपको आत्मिक शांति होगी। पुनः मैं आप सबका आज के इस अवसर पर अपनी तरफ से बहुत आप सबका स्वागत करते हुए कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और हम लोगों ने भी लक्ष्य ले रखा है कि 2025। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।